Good morning, dear students. Today we are going to start aromatic chemistry. हम लोग एराइल हैलाइड पढ़ना चाहते हैं और एराइल हैलाइड में क्लोरोबेंजीन पढ़ने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ेगा एरोमेटिक केमिस्ट्री। तो एरोमेटिक केमिस्ट्री में पहला है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमारे कोर्स में है बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो आज हम लोग बेंजीन और टॉल्यूइन की स्टडी करने जा रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिक वर्ड का जो मतलब है इनिशियली एरोमेटिक वर्ड उसके लिए यूज किया गया था जो गुड स्मेलिंग कंपोनेंट्स होते थे, लेकिन बाद में ये पाया गया कि कोलतार जैसे कंपोनेंट्स में भी खूब सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, तो ये गुड स्मेलिंग वाली प्रॉपर्टीज खत्म कर दी गई। आज भी एरोमा वर्ड का यूज किया जाता है किसी सुगंध के लिए, किसी गुड स्मेलिंग सब्सटेंस के लिए, लेकिन ये अप्रोच अब नहीं है हमारी एरोमेटिक केमिस्ट्री के लिए। एरोमेटिक केमिस्ट्री में अब हमारी जो अप्रोच है वो मैंने जीओसी में आपको पढ़ाई थी कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, फुली कॉन्जुगेटेड, प्लेनर एंड इट मस्ट फॉलो हकल रूल। और जो हकल रूल था वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का था, ये मैंने आपको पढ़ा रखा। और अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पुराना जीओसी का वीडियो देख सकता है। उसमें मैंने आप लोगों को डीपली समझा रखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किस तरीके के होते हैं। एरोमेटिसिटी पर पूरा अलग वीडियो है हमारा, तो उसको आप देख सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन और टॉल्यूइन की प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए। प्रिपरेशन मेथड्स। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ये एल्केन में भी प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी हम लोगों ने। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, और सोडियम साल्ट किसी भी एसिड के सोडियम साल्ट का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिमूवल हम लोग सोडा लाइम की प्रेजेंस में करते हैं। तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट, सोडियम बेंजोएट, और इसका हम डी कार्बोक्सिलेशन करने जा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन होता है? NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO, ये सोडा लाइम कहलाता है। क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से? ध्यान देना। वैसे तो ये रिएक्शन में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ एल्केन्स में। यहाँ से Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और ये H इस कार्बन पर आ जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, बताइए? यू विल गेट बेंजीन। आपको बेंजीन मिल जाएगा और Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टॉल्यूइन बनाना चाहते हो तो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए। COONA, कोई भी पैरा पे लगा दो मिथाइल, और आप NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, तो ये वाला ग्रुप तो निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH3 बच जाएगा। और अगर फिनाइल रिंग पर CH3 लगा हुआ है तो इसी का नाम क्या होता है?
टॉल। साथ में क्या बन जाएगा, Na2CO3। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसकी प्रेजेंस में हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CO। कहीं लिख देता हूं यहाँ पर, NaOH plus CaO is known as soda lime। समझ बात आ गई। नेक्स्ट, और कौन सा तरीका है बेटे जिससे कि हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम फिनॉल्स, फिनॉल से भी बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, ये फिनॉल है, इसको जिंक डस्ट के साथ रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक डस्ट, क्या काम करेंगे, हीट करेंगे, थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने से ZNO निकल जाएगा, रिडक्शन होने से बेंजीन बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको टॉल्वीन बनाना है तो कोई मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का यूज कीजिए। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल जिंक डस्ट से रिडक्शन करा दीजिए बेचे, तो बेटे रिडक्शन कराने से आपका क्या बन जाएगा, टॉल्वीन। ठीक है, तो ये बन गया बेंजीन, और ये बन गया टॉल। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्रिपेयर करोगे, और टॉल्वीन वाली बात तो आपको समझ में आई गई है कि अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन होगा तो टॉल्वीन बन जाएगा। बेटा क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करा दीजिए। अगर क्लोरोबेंजीन है उसका अगर आप रिडक्शन करा देंगे, निकिल एल्युमिनियम का एलॉय होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। प्रोसेस क्या है, रिडक्शन, क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। यू विल गेट बेंजीन। ये रिएक्शंस आपको इसकी थोड़ा सा याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, और तरीके क्या हैं बेटे, फोर्थ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रिएजेंट्स ध्यान रखना आप लोग, अगर आप रिएजेंट्स ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है, SO3H। क्या काम करो, वाटर के साथ करीबन 473 केल्विन पर हीट कराइए अंडर प्रेशर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ HCl। क्या हो जाएगा बेटे, HCl डालने से ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना आप। यू विल गेट बेंजीन। HCl का यूज इसलिए किया जा रहा है कि रिएक्शन रिवर्स ना हो पाए, नहीं तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। समझ बात आ रही नहीं यार। 5, रेट भी बढ़िया रहेगा HCl डालने से, इस रिएक्शन का प्रोडक्शन आसानी से। फ्रॉम एलिफेटिक
हाइड्रोकार्बन। क्या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एन हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन की Al2O3 Cr2O3 के साथ करीबन 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दूं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन कहते हैं, और एरोमेटाइजेशन से हमारे पास क्या बन जाता है? बेंजीन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एरोमेटाइजेशन। क्या होता है एरोमेटाइजेशन? एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस MnO2 के साथ कराई जा सकती है, V2O5 के साथ कराई जा सकती है, लेकिन उस केस में 350 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आपको डेवलप करना। तो नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन एटम का सिंपल हेक्सेन जब कभी भी Al2O3 Cr2 से रिएक्शन करेगा तो क्या काम कर देगा? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करा देगा। एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक कार्बन ज्यादा ले लूं, नॉर्मल हेप्टेन ले लूं, 7 कार्बन एटम, नॉर्मल मतलब सीधी चेन 7 कार्बन, किसके साथ कराने जा रहा हूं? Al2O3 Cr2O3। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो मैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर ले लेता हूँ, 6 कार्बन एटम की चेन बन जाएगी, रिंग, सॉरी चेन, रिंग बन जाएगी, और उस पर CH3 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? टॉल। ये भी क्या है? एरोमेटाइजेशन। एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट। अगर सच में देखा जाए मेरे बच्चों, तो नॉर्मल हेक्सेन से जो बेंजीन बन रहा है या नॉर्मल हेप्टेन से जो टॉल्यून बन रहा है, ये क्या है? बेंजीन। ये वास्तविकता में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। यहां हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकलता रहता है, और एक एक बॉन्ड आता है। पहले साइकिल बनती है, फिर एक डबल बॉन्ड आता है, फिर एक डबल बॉन्ड आता है, फिर एक डबल बॉन्ड आता है लगातार। तो डिहाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजन एटम, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मूला लिखिए, C6H14। किसके साथ आप करा रहे हो एरोमेटाइजेशन? Al2O3 Cr2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन रहा है? C6H6, बेंजीन ही तो बन रहा है। तो हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, 14 हाइड्रोजन एटम्स थे, 6 बचे। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन एटम साइक्लाइजेशन होने के बाद, पाई बॉन्ड बनाने के बाद निकल गए। समझ में आता है? तो दिस प्रोसेस, अल्टीमेटली दिस प्रोसेस इज डिहाइड्रोजनेशन। ये प्रोसेस वास्तविकता में क्या है? हाइड्रोजन एटम का रिमूवल, डिहाइड्रोजनेशन। एक चीज इसमें समझिए, आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक टेस्ट पढ़ा होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। एरोमेटिक कंपाउंड धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। हिंदी वाले ध्यान दें, सूटी फ्लेम का मतलब धुएंदार ज्वाला, इसके साथ जलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन कंटेंट ज्यादा हो जाता है। देखो इधर ध्यान से, यहाँ 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जबकि यहाँ 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रेशो कम हो रहा है, तो कार्बन का रेशो बढ़ रहा है अपने आप। यहाँ 6:14 का रेशो है, यहाँ 6:6 का रेशो, 1:1 का रेशो आ गया। तो कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है। यही कारण है कि हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक बात लिखते थे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न्स विद द सूटी फ्लेम। एरोमेटिक यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं।
ठीक है। और कोई तरीका है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाए? हाँ, एक तरीका हम लोगों ने एल्काइन में पढ़ा है, चलिए उसकी भी बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, फ्रॉम एल्काइंस। बेटे एसिटाइलिन ले लीजिए, 3 मोल लेने पड़ेंगे। बॉन्ड तोड़िए, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ जोड़ते, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, एक एक बॉन्ड तोड़ दीजिए। किसकी प्रेजेंस में होगा? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट ट्यूब। आयरन ट्यूब ले लो, कॉपर ट्यूब ले लो। और एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है? ट्राइमराइजेशन। बेटे देखो, पॉलीमराइजेशन में क्या होता था? बहुत सारे जो है छोटे छोटे मोनोमर मिलकर एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते थे। तो ट्राइमराइजेशन में क्या होगा? 3 मिलकर एक बना देंगे तो ट्राइमराइजेशन हो जाएगा। समझ बात आ गई? जैसे डाइमराइजेशन हो तो 2 मिलकर एक बना देंगे तो डाइमर बन जाएगा। ऐसे ट्राइमराइजेशन में 3 मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे। ये कंपाउंड क्या होगा बेटा? बेंजीन। अच्छा, अगर मैं 1 मोल, ये तो केस 1 हो गया, अगर मैं 1 मोल प्रोपाइन लूं और 2 मोल एसिटाइलिन ले लूं तो क्या बन जाएगा? बेटा देखो, ये मिक्सचर बनेगा। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा। आपको ऐसा लगेगा रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब के साथ ट्राइमराइजेशन होगा। अगर आप प्लस माइनस ऊपर वाले की तरह जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर टॉल्यूइन बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन बेटा इस केस में हम लोगों को सिर्फ टॉल्यूइन नहीं मिलेगा भाई। आपने जो है एसिटाइलिन ले रखा है, आपने प्रोपाइन ले रखा है। अगर 1 मोल, एक एक मोल भी सबका लिया है, एसिटाइलिन के आप कह रहे हो 2 मोल, प्रोपाइन के हम 1 मोल, तो 2 मोल और 1 मोल, मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स, तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी से भी टकरा सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टकरा दे, तो यहाँ पर बेटा एक बेंजीन भी मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है 3 मॉलिक्यूल, 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, तो इसके 3 मॉलिक्यूल नहीं टकरा सकते? टकरा सकते हैं। अगर इसके 3 मॉलिक्यूल टकरा जाए तो मेसिटाइलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेसिटाइलिन बन जाएगा। तो ये टॉल्यूइन बन जाएगा, ये बेंजीन बन सकता है। तो ऐसा काम नहीं कर, मिक्सचर लेने पर हमको मिक्सचर ही दिखाई देगा। देखो बेटा, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है एल्काइन की, और एल्काइन से एरोमेटिक कंपाउंड और भी बनाए जा सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, भले ही वो अब आपके ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन फिर जैसे 2 मोल आपने एसिटाइलिन और आपने सल्फर की प्रेजेंस में अच्छे से उसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हीट कर दिया,
तो मेरे बेटे एक एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिलेगा जिसका नाम होगा थायोफीन। आपने 2 मोल एसिटाइलिन जो ले रखे हैं उनको अमोनिया की प्रेजेंस में वही 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लिख लेना इस चीज को। 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपने हीट कर दिया, आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा जिस एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग पायरॉल कहते हैं। आपने एक और रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ। 2 मोल एसिटाइलिन को HCN के साथ रेड हॉट ट्यूब में पास किया। तो बेटा आपको पायरिडीन मिलेगा। और ये सारे के सारे कंपाउंड, दीज ऑल आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हिंदी में क्या कहते हैं? विषम चक्री। विषम चक्री कौन से होते हैं? जिनके रिंग में, जिनके चक्र में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट विद कार्बन, उनको हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक भी मिलते हैं, लेकिन चूंकि अब ये हमारे कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इनकी बात नहीं करें। हम लोग इस समय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम जो बात करेंगे वो बेंजीन और टॉल्यूइन की बात करेंगे। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो जो ये देखने में लगता है वैसा कुछ है नहीं। 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, केकुले स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। रेजोनेंस में मैंने पढ़ाया भी है कि यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है इस तरीके से। और ये डॉटेड बार बार नहीं बनाना पड़े इसलिए हम लोग डायरेक्ट गोला बना देते हैं। देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस प्रेजेंट। अगर देखें जो बना रहे हैं केकुले स्ट्रक्चर, उससे दिखाई दे रहा है कि 3 सिंगल बॉन्ड हैं, 3 डबल बॉन्ड। लेकिन समस्या ये है बेटे, एल्कीन में मैंने आपको कहा था कि एल्कीन और एल्काइन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करती है। तो बेंजीन जो है या एरोमेटिक कंपाउंड जो है, मैं बेंजीन ही लेके चल रहा हूं, इसको जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो नो डीकलराइजेशन। ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया नहीं कर। डीकलराइजेशन मतलब कलर गायब कर देना। ब्रोमीन वाटर आप सभी लोग जानते हैं भूरे रंग का होता है और वो कलर गायब हो जाता है क्योंकि एल्कीन और एल्काइन उससे क्रिया कर लेते हैं। अच्छा, जब हम KMnO4 के साथ बेंजीन की एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करना चाहते हैं तो भी ये रिएक्शन नहीं शो करता, यहां पर भी नो डीकलराइजेशन।
ये दोनों रिएक्शन एल्कीन देता है। KMnO4 का पिंक कलर गायब कर देता है और ब्रोमीन वाटर का भूरा रंग ब्राउन कलर गायब कर देता है। डीकलराइजेशन मतलब कलर गायब हो जाना, और ये दोनों अनसेचुरेशन के टेस्ट। तो सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बेंजीन अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं देता, तो बेंजीन को आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहना गलत है। लेकिन यहां दिखाई तो दे रहे हैं यार पाई बॉन्ड, क्या करें। जो दिखाई दे रहा है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ प्लेन ऑफ द पेपर पे पॉसिबल होता है, और एक्चुअल में तो रेजोनेंस हाइब्रिड पॉसिबल होता है। यही कारण है कि बेंजीन का डबल बॉन्ड एल्कीन के डबल बॉन्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स mainly gives aromatic, electrophilic, substitution reaction। बेटा इसको छोटे में लिखते हैं ARSE, हिंदी में लिखते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, तो एल्केन के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, एक आए दूसरा निकल जाए। अच्छा, जबकि ऐसा लग रहा था कि डबल बॉन्ड है तो इसको तो एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए। मैं ये मना नहीं कर रहा कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, देता है, बड़ी मुश्किल से देता है। मेनली, मुख्यतः एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, इसी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। क्या बेंजीन और भी देता है? तो बाई फोर्स it also gives addition reaction and oxidation reaction। ये बात ध्यान रखना, बाई फोर्स जबरदस्ती कराओगे, थोड़ी ताकत लगाओगे, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन भी दे देगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दे देगा, थोड़ी सी ताकत लगानी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेंजीन सैचुरेटेड कंपाउंड जैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो बेंजीन का डबल बॉन्ड और एल्कीन का डबल बॉन्ड दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। बेंजीन shows similarity with saturated compounds। Thus, double bond present in benzene is quite different from that of alkenic double bond। जो एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है
उससे इसका डबल बॉन्ड डिफरेंट है, क्योंकि अगर एल्कीन वाला डबल बॉन्ड होता मेरे बच्चों तो वो एडिशन रिएक्शन देता, सब्स्टिट्यूशन नहीं। तो यहां पर ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की प्रॉपर्टी किसकी है? एल्केन्स की है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेशन की वैसे भी वो डीकलराइजेशन का टेस्ट नहीं दे रहा है बेंजीन। इसका मतलब है बेंजीन में प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। और ये तो रेजोनेंस भी डिसाइड कर चुका है कि हाँ, बेंजीन के डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल बीचों बीच आती है, दैट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से ये कंफर्म होता है कि बेंजीन में वो नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है। हमको दिखाई दे रहे हैं तीन पाई बॉन्ड्स, वो तीन पाई बॉन्ड जो है प्योर पाई नहीं है। देयर इज अ डीलोकलाइजेशन, देयर इज अ रेजोनेंस, और बेंजीन इसीलिए प्योर डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा। हाँ, थोड़ा बहुत ताकत लगाओगे, मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको, थोड़ा बहुत ताकत लगाओगे तो जरूर दिखाएगा। जैसे देखो, एक दो जगह मैं करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ, पहला क्लोरिनेशन। देखो बेटा, अगर बेंजीन की क्लोरिनेशन कराने के लिए आपने एच न्यू अल्ट्रावायलेट रेस का सहारा लिया, तो ये जबरदस्ती किया आपने, इसके साथ प्रेशर दिया, उस केस में ये एडिशन रिएक्शन दे देगा बाई फोर्स। और यहाँ पर सारे अंदर के पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। एक हाइड्रोजन तो पहले से बेंजीन में हर एक में अवेलेबल है, तो उसको मैं लगा नहीं रहा, और एक एक क्लोरीन यहाँ पर लग जाता है। इस कंपाउंड को बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको BHC कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है 6 कार्बन C6H6Cl6। इसीलिए इसका एक नाम 666 भी। It is used as a insecticide under the name Gamaxine। गैमेक्सीन नाम से इंसेक्टिसाइड्स, जो व्हाइट आंट्स, जो टर्माइट्स होती हैं, उनको मारने के काम आता है, जो प्लांट्स में है, खेतों में इस्तेमाल किया जाता है ये। और ये पॉइजन की तरीके से कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे इसे लिंडेन कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अच्छा, अगर आप एच न्यू न लगाओ तो बेंजीन है क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव लुइस एसिड, इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन। अच्छा, जरा बातचीत करते हैं कैसे बना। क्लोरीन FeCl3 के साथ, मतलब Fe3 पॉजिटिव के साथ FeCl4 निगेटिव और Cl पॉजिटिव बनाता है क्लोरोनियम आयन। ये क्लोरोनियम आयन इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर E पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल का काम क्लोरोनियम आयन कर रहा है। क्या बनाएगा बच्चे? बेंजीन
ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरोनियम आयन अटैक करेगा, Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव अटैक करेगा और यहां पर एक इंटरमीडिएट इस तरीके से बना और इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा का रेजोनेंस 3/4 रिंग में, पूरी रिंग में तो नहीं आएगा, ये वाला खाली है, तो 3/4 रिंग में एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। 3/4 रिंग में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये इस तरीके से। समझ में आता कि नाउ अब क्या, ये है स्टेप 1 रेजोन, ये मैकेनिज्म का स्टेप 1, मैकेनिज्म का स्टेप 2। एक इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव ने जाके अटैक किया, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहां से रिमूव होगा, हो गया ना सब्स्टिट्यूशन, यही तो बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर एक Cl है, बोलो बेटा, इस पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल है वो यहां से निकल जाए, पॉजिटिव लेके इस कार्बन पे निगेटिव छोड़ जाएगा। नाउ क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड। ये क्लोरोबेंजीन की फॉर्म, तो ये एक मैंने मैकेनिज्म बता दिया आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एक इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन है, नाम है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, मैं अगर क्लोरिनेशन टॉल्वीन का कराऊं तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं टॉल्वीन का क्लोरिनेशन कराऊं, HNU की प्रेजेंस, आपको मालूम है टॉल्वीन में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें कि पावरफुल हाइपर कॉन्जुगेशन है और वो इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर HNU की प्रेजेंस ले रहे हो तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न होके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब एडिशन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि HNU ले रहे हो तो कुछ अलग होगा, नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दोबारा रिएक्शन करा दो या क्लोरीन एक्सेस में ले लो तो एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CHCl2, बेंजल क्लोराइड। और बेटा अगर आप दोबारा इसकी रिएक्शन करा दें क्लोरीन के साथ फर्दर, तो ये CCl3 बना देगा, इसका नाम है बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राइक्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्लोरिनेशन है टॉल्वीन का। ध्यान दो, टॉल्वीन के केस में एडिशन रिएक्शन क्लोरीन के साथ HNU की प्रेजेंस में भी नहीं हुई, और ये जो रिएक्शन है HNU के साथ, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर मैं क्लोरीन के साथ Fe3 पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊं, Fe3 पॉजिटिव, HNU नल, लुईस एसिड, क्लोरोनियम आयन बनेगा,
और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बेटा CH3 ग्रुप में मैंने कहा पावरफुल प्लस H प्रेजेंट है, और जहां पर ये वैसे ये बात जब एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने बताई थी, फिर भी दोबारा समझिए, अच्छी चीज है, समझनी चाहिए। यहाँ पर प्लस H प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्लस H कारण ये ग्रुप क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप हिंदी वाले क्या कहते हो? सक्रियणकारी। सक्रियणकारी सम। और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं प्लस वाले, प्लस H हो, प्लस R हो, जितने भी प्लस वाले समूह, सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या नहीं होते? तो ये सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो प्लस H है, प्लस R है, ये ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा, व्हाट विल फॉर? ध्यान दीजिए, you will get ortho substituted as well as पैरा सब्स्टिट्यूट। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा वाला भी बनेगा। क्या नाम हो जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉल्बीन। बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है। तो क्लोरिनेशन के साथ ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉल्बीन बनेगा। बच्चों ये केमिकल काइनेटिक्स की पैरेलल रिएक्शंस है, दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमको, एक से दो प्रोडक्ट। तो ये केमिकल काइनेटिक्स की कौन सी रिएक्शन है? पैरेलल रिएक्शंस। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक्टिवेटिंग, जिसको मैंने केमिकल काइनेटिक्स जिस बच्चे को आती है उसको समझ में आ रहा होगा, पैरेलल रिएक्शंस पढ़ाई गई थी। ये केमिकल काइनेटिक्स की पैरेलल रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट। अगर मैं नाइट्रेशन कराऊं तो देखो, नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 पॉजिटिव है। कैसे बनता है भाई? HNO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2SO4 आपस में रिएक्ट होता है, 2 मोल HSO4 नेगेटिव प्लस NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, प्लस H3O पॉजिटिव। H2SO4 ने H आयन डोनेट किया, इसलिए ये एसिड का काम कर रहा है। HNO3 एक बेस का काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस केस, ये NO2 पॉजिटिव का जनरेशन मैंने बता दिया कैसे। अब तो आसान हो गई रिएक्शन। अगर मैं बेंजीन का नाइट्रेशन कराऊं, किसकी प्रेजेंस में होगा? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस concentrated H2SO4. What you will get? Nitrobenzene, NO2 अटैक कर जाएगा, and what you will get? You will get nitrobenzene. वही NO2 पॉजिटिव जैसे Cl पॉजिटिव अटैक करा था वैसे ही अटैक करेगा, रेजोनेंस आएगा 3/4 रिंग में और H पॉजिटिव निकल जाए। चलिए, अगर मैं टॉल्वीन की रिएक्शन कराऊं बेटा, मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? टॉल्वीन। ये है बेंजीन और ये है हमारे पास टॉल्वीन।
अगर मैं टॉल्वीन की रिएक्शन कराऊं बेटे, किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ध्यान रखना, मैंने कहा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत अच्छा सक्रणकारी समूह है टॉल्वीन CH3। हाईली एक्टिवेटिंग है तो NO2 के साथ एक्टिवेट होके ये पॉली सब्स्टिट्यूशन दे देगा और दोनों ऑर्थो और पैरा गिर जाएंगे NO2 से, और इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। और ये क्या है? एक्सप्लोजिव, TNT कहते हैं बेटे, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव है। ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन और KNO3 इनका जो मिक्सचर होता है वो बॉम्ब्स में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर जो आत्मघाती हमले होते हैं, जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, वहां पे TNT का बहुतायत में यूज किया गया है। इट इज ए डेंजरस एक्सप्लोजिव, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। हम बात कर रहे हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है? ध्यान रखना, SO3 या SO3H पॉजिटिव जो बाद में बनता है। अब होते तो दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन SO3 पहले अटैक करता है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसीलिए SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अच्छा, बेंजीन के साथ अगर सल्फोनेशन करा दीजिए, किसकी प्रेजेंस में होगा मेरे बच्चों? वैसे तो देखो बेटे, इसको फ्यूमिंग या कंसंट्रेटेड HNO3 कह सकता हूं मैं, इसकी प्रेजेंस, सॉरी सॉरी H2SO4, फ्यूमिंग या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कह सकता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि कोशिश ये करते हैं कि ओलियम की प्रेजेंस में, क्योंकि ओलियम जो होता है वो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है, तो उसकी प्रेजेंस में हो तो SO3 जो है जाके इस पर अटैक करेगा, और H आयन जो निकलेगा वो फर्दर इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अगर मैं टॉल्वीन के साथ रिएक्शन कराऊं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की, व्हाट वी विल गेट? क्या मिलेगा हमको? ऑर्थो एंड पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो एंड पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आता कि? And the next important reaction in your course is Friedel-Crafts reaction. फ्रीडल क्राफ्ट में पहली रिएक्शन है एल्काइलेशन।
किसकी प्रेजेंस में होती है? कोई भी एक एल्काइल हैलाइड ले लो और उसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन कराओ। जब उसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि RCl कोई भी ले लो, इसकी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमको R पॉजिटिव मिलेगा। और ये R पॉजिटिव यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जैसे मैं कहूं कि हम बेंजीन की CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करा, तो वही CH3 पॉजिटिव जाके अटैक करेगा, बेटा टॉल्वीन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अगर हम टॉल्वीन का एल्काइलेशन करा, ये टॉल्वीन एल्काइलेशन कराएं CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, what you will get, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो एक ऑर्थो पर आ जाएगा और एक CH3 पैरा, पैरेलली दोनों प्रोडक्ट दे देगा। इसका नाम है ऑर्थो एंड पैरा जाइलीन। बेटा मान लीजिए आपको इस तरीके से रिएक्शन दे दी गई कि ये बेंजीन है, इसकी आपने इसके CH3 CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन करानी। बेटा ये यहां से बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा और AlCl4 पे तो निगेटिव आ जाएगा और एक कार्बोकैटायन बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। इस H को यहां लगा देता हूं, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है 1 डिग्री। तो होगा क्या, ये H निगेटिव निकल जाएगा और कार्बोकैटायन शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर। इसका नाम क्या है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। मैंने आपको समझाया था कि अगर कार्बोकैटायन कहीं बनेगा तो शिफ्ट होगा, तो अगर शिफ्ट होगा तो ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बन गया, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड हाईली स्टेबल। अब ये जाके अटैक करेगा इस पर, तो व्हाट वी विल गेट, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसी का नाम है, it is a very important reagent which is used to prepare phenol।
ध्यान रखिएगा इसका नाम क्यूमीन है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई बड़ा एल्काइल हैलाइड ले सकता है आपको, उसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से भी जो है आपको जो है बताना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ कार्बोकैटायन बन रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट होगा। दिस इज एल्काइलेशन। अच्छा, और कोई भी मेथड है? हाँ, देयर इज आल्सो अनदर मेथड नोन एज एसिटाइलेशन। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट का ही पार्ट है, बी पार्ट। एसिटाइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? आर COCl एसिटाइल क्लोराइड प्लस प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये Cl यहां से निकल जाएगा, माइनस AlCl4 पे निगेटिव, एंड वी गेट दिस कार्बोकैटायन। अब अगर यहाँ CH3 लगा दो तो एसिटॉक्सोनियम आयन हो जाएगा। यहां ध्यान रखना, एल्काइल क्लोराइड एसिड क्लोराइड की जगह हम एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। मतलब ये तो एसिड क्लोराइड है, तो यहां हम कह सकते हैं we can also use acid anhydride। सिर्फ एसिड क्लोराइड नहीं, एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। अच्छा चलो करा के देखते हैं। ये बेंजीन है, इसकी CH3 COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlC। ये बॉन्ड बेटा यहां से टूट जाएगा और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो एसिटॉक्सोनियम आयन CH3CO पर पॉजिटिव, ये अटैक करेगा। दिस विल अटैक व्हाट विल फॉर बेंजीन में तो सारी पोजीशन सेम होती है, कहीं पर भी लगा दो क्या फर्क पड़ेगा। COCH3, COCH3 is acetophenone। ठीक है, टॉल्वीन की कराओ, थोड़ा सा चेंज कर लो। CH3CO का होल ट्वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं। इसके साथ करा दो वही एनहाइड्रस AlCl3। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा COCH3 प्लस ये बन जाएगा ऑर्थो एंड पैरामिथाइल एसिटोफिनोन। ये कंपाउंड बन जाएगा। बेटे देखो, कुछ और रिएक्शन भी दे सकता है, हाँ ऑक्सीडेशंस भी दे सकता है, जैसे ओजोनोलिसिस।
मैंने ट्रिक बताई थी ओजोनलिसिस की। एल्कीन में ओजोनलिसिस में डीपली पढ़ा चुका हूं आपको। किसके साथ कराते हैं? पहले तो O3 के साथ, और फिर किसके साथ कराते हैं? जिंक और वाटर के साथ। क्या ट्रिक क्या थी हमारी? देखो, मैंने कहा था जितने भी डबल बॉन्ड सारे डबल बॉन्ड तोड़ दें और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दें। यही ट्रिक बताई थी मैंने आपको। बताइए क्या बनेगा आपका? व्हाट यू विल गेट? You will get 3 moles of CHO, CHO, ग्लाइयोक्सिन। अगर बेटे मैं यहाँ टॉलवीन की करा दूं, तो फिर यहां से तोड़ लीजिए, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन। यहां से तोड़ लीजिए, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन। यहां से तोड़ लीजिए, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन। व्हाट यू विल गेट? एक CH3 COCHO, मिथाइल ग्लाइकोजेन, और 2 मोल ग्लाइयोक्सिन। इस तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हो सकती हैं। किसके साथ करा रहे हैं? पहले ओजोन के साथ और फिर जिंक वाटर। एक इटार्ड रिएक्शन है जो सिर्फ टॉलवीन देगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। in presence of chromyl chloride, what we will get? Benzaldehyde। एक रिएक्शन में आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। थोड़ा इंक चेंज करता हूं। टॉलवीन में ही एक रिएक्शन और है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। और टॉलवीन के साथ KMnO4 का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाए, KMnO4 के साथ टॉलवीन का ऑक्सीडेशन कराया जाए, तो इट विल डायरेक्टली गिव्स बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टॉलवीन हो सकता है या कोई भी ऐसा एल्काइल ग्रुप लग सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जैसे मैं क्यूमीन कह दूं तो उसके साथ भी बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हो जिसके अल्फा कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन एटम लगा, इफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट, ऑल विल गिव बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर आज मैंने आप लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझाया। एरोमेटिक केमिस्ट्री में जो कि मेनली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन अंडर प्रेशर वो एडिशन दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन जैसे ओजोनलिसिस, इटार्ड रिएक्शन ये दे सकते हैं। वैसे जो उनकी मेन हैं, जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिनके लिए वो जाने जाते हैं, उसका नाम है एरोमेटिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट में बेटे हम एराइल हैलाइड्स क्लोरोबेंजीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक घर पर तैयारी कीजिए, टाइम है, मेहनत कीजिए, और सबसे बड़ी बात है बेटे अपना अच्छे से ध्यान रखें।